रोहिणी, विशाल को मैं सब कुछ समझा दूंगी, लेकिन तुम ऐसे घबरा कर मुझे और मत घबराओ। रेणुका ने कहा। ठीक है दीदी। दोनों फिर रसोई के काम में लग गए और जब काम खत्म हो गया तो हॉल में आकर विशाल का इंतजार करने लगे। 10 मिनट बाद विशाल घर में आता है। बेटे को देखकर रेणुका सामने आकर बोली, मेरे जिगर का टुकड़ा, कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ माँ, विशाल ने कहा और अपनी आंखों से पूरे घर को स्कैन करने लगा। यह देखकर रोहिणी बोली, बेटा विशाल, पहले तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, हमने तुम्हारे लिए खास खाना बनवाया है। विशाल बोला, हाँ ठीक है आंटी, मैं 10 मिनट में आता हूँ। और ऊपर अपने कमरे में जाकर फ्रेश होकर मौनी को देखने की बेचैनी में फिर नीचे आ गया। विशाल के आने के बाद दोनों ने उसे बिना कुछ बोले अपने हाथों से बनी सारी चीज़ें परोसी और खुद भी वहीं बैठ गई। तभी सुरेश और राजीव भी घर में आते हुए बोले, क्या हमारे बेटे के लिए ही ये सब स्पेशल है, हमारे लिए कुछ नहीं? रेणुका बोली, हाँ तुम्हारे लिए भी है, आओ, और सबको परोसने लगी। सब लोग बातें करते हुए खाना खाकर हॉल में आकर बैठ गए। विशाल वहाँ था, लेकिन उसकी नज़रें मौनी को ही ढूंढ रही थी, लेकिन वह अभी तक उसकी नज़रों में नहीं आई थी। माँ, मौनी कहाँ है? दिख नहीं रही है, उसने पूछा। विशाल के सवाल पर सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर रेणुका ने इशारे से बात करने का फैसला किया और बोली, बेटा विशाल, मुझे तुमसे एक बात करनी है। क्या बात है माँ? मौनी की शादी हो गई है बेटा। यह सुनते ही विशाल बोला, क्या माँ? हाँ बेटा, मौनी की शादी हो गई है। अब वह यहाँ नहीं रहती, अपने पति के पास है। विशाल गुस्से में मुट्ठी भींचकर उस सोफे पर मुक्का मारा जिस पर वह बैठा था। क्या माँ, तुम क्या कह रही हो? उसकी शादी हो गई? कौन है वह जिससे मौनी ने शादी की? उसकी शादी हो रही थी तो तुम लोग क्या कर रहे थे? मैंने तुमसे कहा था कि मैं उससे शादी करूँगा, तुमने मुझे बिना बताए उसकी शादी कैसे कर दी? सुरेश बोला, नहीं विशाल, हमारी बात सुनो एक बार। विशाल बोला, क्या बात है पिताजी, मुझे बिना बताए उसकी शादी किसी और से करके अब क्या बात है आपकी? सुरेश बोला, अरे क्या तुम्हें थोड़ी भी समझ है? अगर तुम उससे शादी करते तो तुम्हें क्या मिलता? तुम सिर्फ उसकी सुंदरता देखकर उसे चाहते हो। तुम ऐसे मत बोलो, जैसे तुम मौनी से बहुत प्यार करते हो। हमने पहले ही उसकी सारी संपत्ति हड़प ली है। अब उसके पास उसकी सुंदरता के सिवा कुछ नहीं बचा है। हमने जो रिश्ता देखा है उससे हमें पैसे भी मिलेंगे, दहेज भी, और तुम्हें मंत्री जी का दामाद होने का दर्जा भी। उस लड़की ने तुम्हारी फोटो देखकर तुम्हें पसंद कर लिया है। अगर तुम उस लड़की से शादी करोगे तो हमारा भी थोड़ा सम्मान बढ़ेगा। फिर रेणुका बोली, इस बेकाम लड़की को छोड़ दो और हमने जो रिश्ता देखा है उससे शादी कर लो। वैसे भी उसकी शादी हो गई है, उसके बारे में भूल जाओ। तुम लोगों के कहने पर मैं मंत्री जी की बेटी से शादी करने के लिए तैयार भी हो जाऊँ, लेकिन जब तक मैं मौनी को पा नहीं लेता, मैं उसे कैसे छोड़ दूँ? वह मन ही मन कुटिल विचार करते हुए बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला गया। उसके जाने के बाद रोहिणी ने कहा, दीदी, क्या विशाल अब हमारी बात मान जाएगा? रेणुका बोली, हाँ, उसके तेवर देखकर तो लग रहा है। वैसे भी कौन मना करेगा ऐसे मौके को? उसे भी पता है कि पैसा और प्रतिष्ठा इतनी आसानी से नहीं मिलती। वह जरूर मान जाएगा। खूबसूरत लड़की हर रोज उसकी आंखों के सामने घूमती है, तो वह मौनी को देखकर आकर्षित हो गया था। उसने उससे शादी करके उसे अपनी अस्थायी पत्नी बनाने के बारे में नहीं सोचा था। मैं जरूरत पड़ने पर उससे फिर बात करूंगी। इधर अपने कमरे में आकर विशाल ने कमरे का सामान इधर उधर फेंक दिया। इसकी इतनी हिम्मत, मुझसे बिना पूछे किसी और से शादी कर ली, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरी इच्छा कैसे पूरी होगी? मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। तेरी शादी हो जाए, तेरा पति कोई भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुझे फिर से विशाल के डर से परिचय कराऊंगा। मैं तुझे किसी भी तरह वहाँ से लाकर अपनी रखैल बनाकर रखूंगा। तू मुझे चाहिए मौनी। तेरी सुंदरता ने मुझे इतने दिनों तक पागल बना दिया। मैंने सोचा था तू कहाँ जाएगी, मेरे पैरों में ही पड़ी रहेगी, पर ऐसे मुझे बिना बताए, ऐसे मेरे हाथ से निकल जाएगी। मैंने नहीं सोचा था जब तक मैं तुझे नहीं पा लेता मेरी इच्छा शांत नहीं होगी। तू कहीं भी हो, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। विशाल बहुत ही क्रूर तरीके से सोच रहा था।
इधर सुमित के घर में दोनों रात एक दूसरे के ख्यालों में खोए सो जाते हैं और सुबह उठते हैं। मौनी पहले उठती है, एक बार सुमित को देखकर अपने बाल ठीक करती है और उठकर साड़ी लेकर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली जाती है। मौनी के उठने पर सुमित की भी नींद खुल जाती है। वह उसे मुड़कर अपने बाल ठीक करते हुए देखता है। सुमित मौनी को पीछे से छुपकर देखता है और अपनी पत्नी को निहारने में बिजी हो जाता है। मौनी के वॉशरूम जाने के बाद सुमित उठकर अंगड़ाई लेते हुए खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद मौनी के आने पर सुमित फेस वॉश के लिए वॉशरूम जाने लगा, लेकिन मौनी सुमित को अपने सामने आते देख उसे रात की बात याद आ गई और उसने धीरे से सिर झुका लिया। वह बगल से जाने ही वाली थी कि उसकी साड़ी उसके पैरों से उलझ गई और वह गिरने ही वाली थी। यह देखकर सुमित ने तुरंत मौनी को पकड़ लिया। मौनी ने कसकर आंखें बंद कर ली और सुमित के हाथों को पकड़ लिया। सुमित मौनी को देखता रहा। पीच कलर की साड़ी में उसके बाल भी खुले थे। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। सुमित ने उसके गालों पर हाथ फेरा और मौनी को पुकारा, फिर भी मौनी वैसे ही रही। तो बोला, ओए ऐसे ही रहोगी क्या? तब मौनी ने धीरे से आंखें खोली और सुमित की आंखों में देखा। जब वह उसे ऐसे ही देखती रही तो सुमित ने उसकी आंखों पर एक हल्की सी किस कर दी और कहा, कहीं जा रही थी इतनी जल्दी? थोड़ा देखकर चला करो। मौनी को ठीक से खड़ा करके वह वॉशरूम में चला गया। उसके ऐसे किस देने की जगह को मौनी ने अपने हाथ से छुआ और धीरे से मुस्कुराई। फिर आईने के सामने जाकर बिंदी लगाई और बाल बांधने लगी। तभी सुमित बाहर आकर जिम रूम में जा रहा था। मौनी ने सुमित को आईने से ही देखा और कहा, राम जी। सुमित ने पीछे मुड़कर उसे आईने में से ही देखते हुए कहा, क्या बात है? मौनी बोली, मुझे शॉपिंग करने जाना है। सुमित ने पूछा, कब? आज? ठीक है, मैं शाम को आकर तुम्हें ले जाऊंगा। मौनी बोली, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। सुमित बोला, क्यों? मौनी बोली, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी तो लोग मुझे भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड की लिस्ट में डाल देंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैं चाची के साथ जाऊंगी। सुमित बोला, ओए मैंने क्या पब्लिक में घूमा है जो उनसे बात करते ही गर्लफ्रेंड ऐसे बोल रही हो? मौनी ने सुमित की ओर मुड़कर कहा, क्या पता तुम कहाँ कहाँ घूमते हो, वैसे भी तुम भी कहाँ कम हो। मुझे उस विशाल के साथ घूमने के लिए कितने ताने मारे थे। सुमित बोला, तुम मुझे वो याद दिलाकर मेरा बीपी मत बढ़ाओ। मैं बता रहा हूँ, असल में तुम्हारा उसके साथ घूमने की वजह से मेरा दिमाग आधा खराब हो गया था। मौनी बोली, अरे जैसे मैं उसे पकड़कर घूमने गई थी, वो मेरे पीछे घूमता रहता था, मुझे टॉर्चर करता था, तो मैं क्या करती बताओ? सुमित बोला, ऐसे घूमने वालों को भी कुछ मत कहो, घूमने दो, मुझे क्या। और वो चुप हो गया। मौनी बोली, ठीक है, वो मेरे पीछे बिना बताए घूम रहा था, तो तुम मुझे इतना कह रहे हो तो मुझे क्या कहना चाहिए बताओ? सुमित बोला, मुझे क्यों कहोगे, क्या कहोगे? मौनी बोली, तुम्हारे कामों के लिए। तो सुमित बोला, मैं क्या काम कर रहा हूँ तुम्हें पता है? मुझे क्या, पूरे शहर को पता है तुम्हारे काम। तो अब क्या करोगी? मैं कुछ नहीं कहूँगी, मैं शॉपिंग जाऊँगी आंटी के साथ। क्या अपने पति के साथ जाने में तुम्हें इतनी शर्म आ रही है? मौनी बोली, ऐसा कुछ नहीं है, तुमने ही तो कहा था कि मैंने तुम्हारी संपत्ति देखकर तुमसे शादी की है, इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं खुद के लिए खरीद सकती हूँ, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। मौनी की बातों से सुमित को गुस्सा आ गया। वह तेजी से मौनी के पास आया, उसे दीवार से सटाकर उसके कंधे को कसकर पकड़कर बोला, क्या ज़्यादा बोल रही हो? मौनी बोली, मैंने वही कहा जो तुमने कहा था। तो सुमित बोला, असल में अगर तुम सही होती तो तुम्हें मुझसे इतनी परेशानी क्यों होती? वैसे भी तुम्हारा पति इतना बेकार नहीं है कि अपनी पत्नी को शॉपिंग भी नहीं ले जा सके। जरूरत पड़ी तो शॉपिंग ही नहीं, वह सारी दुकानें खरीदने की भी ताकत रखता है। इसलिए तुम ऐसी बातें करना बंद करो और शाम को तैयार रहना, मैं आकर तुम्हें ले जाऊंगा, समझे? तब तक मुझे अपनी उल्टी सीधी बातों से परेशान मत करो, समझी? मौनी को छोड़कर वो जिम रूम में जाकर बॉक्सिंग बैग पर पंच मारने लगा। सुमित के छोड़ने के बाद मौनी ने अपने कंधे को पकड़कर कहा, मम्मी कितना कसकर पकड़ा था, दर्द हो रहा है। और सुमित के लिए नाश्ता बनाने के लिए
नीचे चली गई। सुमित जिम करके फ्रेश होकर ऑफिस के लिए तैयार होकर नीचे आया। जब वो आया तो मौनी ने सब कुछ डाइनिंग टेबल पर लगा दिया था। राम जी, नाश्ता कर लीजिए, आइए। आ रहा हूँ, 2 मिनट, कहते हुए वो अपना फ़ोन देखते हुए डाइनिंग टेबल के पास आया। मौनी ने नाश्ता परोसा। मौनी पानी के गिलास में पानी डाल रही थी तो सुमित बोला, तुम भी खा लो। मुझे अभी नहीं खाना है राम जी, मैं बाद में खा लूँगी। यह सुनकर सुमित ने उसे ऐसे देखा कि वह चुप हो गई और चुपचाप बैठकर खाना खाने लगी। दोनों ने खाना खा लिया तो हॉल में आकर सुमित बोला, ओए, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कुछ चाहिए तो मुझे कॉल कर लेना, बाय। और सुमित ऑफिस के लिए निकल गया। सुमित के जाने के बाद मौनी वैसे ही हॉल में बैठी रही। इधर सुमित के घर के सामने कार में बैठा विशाल सुमित की कार को बाहर जाते देखकर मुस्कुराया और गेट के पास अपनी कार ले आकर वॉचमैन की ओर देखा। वॉचमैन नए आदमी को नहीं जानता था, इसलिए पूछा, कौन है आप सर, क्या चाहिए? विशाल ने कहा, मैं आपकी मैडम के परिवार से हूँ, उनसे मिलने आया हूँ। उसे भी पता था कि सुमित की अभी अभी शादी हुई है, इसलिए उसने सोचा कि ये मौनी के रिश्तेदार होंगे। ठीक है सर, अंदर जाइए, कहते हुए उसने गेट खोल दिया। विशाल अपनी कार अंदर ले गया और चुपके से घर में घुस गया। वह चारों ओर देखता हुआ मौनी को ढूंढ रहा था, सोच रहा था कि वह कहाँ है। वह ऊपर वाले कमरे के पास जाने वाला था कि किचन से कुछ आवाज़ आई तो उधर चल दिया, लेकिन तभी मौनी खुद ही बाहर आ गई। बहुत दिनों बाद मौनी को देखकर विशाल की आंखों में वासना भर आई और क्योंकि वह साड़ी में थी तो उसने सोचा, ये साड़ी मुझे और भी उत्तेजित कर रही है। मौनी को लगा कि हॉल में कोई है तो उसने चारों ओर देखा और विशाल को वहीं सोफे के पास खड़ा हुआ जो उसे ही देख रहा था। उसे देखते ही मौनी अचानक डर गई और सुमित भी घर पर नहीं था। वो परेशान थी, सोच रही थी कि वह इस समय यहाँ क्यों आया है। तभी बाहर से सुमित की आवाज़ आई, मौनी। जब मौनी और विशाल ने बाहर देखा तो सुमित घर में आता हुआ दिखाई दिया। सुमित को देखकर मौनी को राहत मिली, लेकिन विशाल का मुंह गुस्से से लाल हो गया। उसने मन में सोचा, ये बाहर गया था ना, फिर वापस क्यों आ गया? उसे डराने का एक अच्छा मौका खो दिया। सुमित घर में आया और वहाँ खड़े विशाल को देखकर अनजान बनते हुए मौनी से पूछा, ये कौन है? जब मौनी ने कुछ जवाब नहीं दिया तो विशाल खुद ही बोला, मैं मौनी का मामा का बेटा हूँ। आपकी शादी के समय मैं गांव में था, इसलिए एक बार मौनी को देखने और हालचाल जानने के लिए आया हूँ। सुमित मौनी के पास जाते हुए बोला, ओह ठीक है, यहाँ क्यों खड़ी हो? अपने मायके वालों के साथ आओ, बैठो। और अपना हाथ मौनी के कंधे पर रखा और उसे सोफे पर ले जाकर बैठाया। फिर वह भी बैठ गया। उसने उसे अपने पास में बैठाया। यह देखकर विशाल जल गया। आप अभी भी वहीं खड़े हैं, बैठिए। सुमित ने पैर पर पैर रखकर कहा। ठीक है। विशाल उनके सामने सोफे पर बैठ गया, लेकिन उसकी नज़र मौनी पर ही थी। यह देखकर सुमित ने मौनी से कहा, मैं हमारे रूम में एक ज़रूरी फाइल भूल गया हूँ, जाकर ले आओ। ठीक है। मौनी फाइल लाने के लिए अपने कमरे में चली गई। अब सुमित ने विशाल से कहा, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप क्यों आए हैं? मैं मौनी को देखने आया था कि वह कैसी है, बस। अब मैं चलता हूँ, उसने कहा। सुमित बोला, ठीक है। वह जाने को कह तो रहा था, लेकिन देख रहा था कि मौनी कब नीचे आएगी, लेकिन मौनी काफ़ी देर तक नीचे नहीं आई तो विशाल गुस्से में उठकर वहाँ से चला गया। यह देखकर सुमित ने सोचा, अगर मैं नहीं आता तो ये क्या करता? इसकी नज़रें ही इतनी गंदी है। मौनी ऊपर से बोली, राम जी, फाइल कमरे में कहीं नहीं है, डेस्क में होगी, देखो। सुमित ने कहा, ओह हाँ, कहते हुए वह फिर कमरे में गई और फाइल मिल गई। वो फाइल लेकर नीचे आई। ये लीजिए राम जी। सुमित ने फाइल ली और कहा, देखो घर में कौन कौन आ रहा है। मैं किचन में थी राम जी, मैंने नहीं देखा, ये आ गया। अगर ये दोबारा मेरे घर में दिखा तो मैं इसे कुछ नहीं कहूँगा, तुम्हें मार पड़ेगी, बता रहा हूँ। ये आता है तो भी आप मुझे ही डांटते हैं। असल में ये आया ही इसलिए क्योंकि तुम थी। इसकी नज़रें तुम पर नहीं पड़नी चाहिए। अगर ये दोबारा मेरे घर में दिखा तो मैं इसे वहीं मार डालूंगा। कमीने की नज़रें बहुत गंदी है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, ध्यान रखना, घर में कौन आ रहा है देखते रहना, कहते हुए सुमित चला गया। सुमित के जाने के बाद
मौनी ने सोचा, हे भगवान, अच्छा हुआ ये सही समय पर आ गए, वरना ये क्या करता। क्यों मेरे शादीशुदा होने के बाद भी ये मेरे पीछे पड़ा है। सुमित के घर से निकलने के बाद विशाल अपनी कार में थोड़ी दूर गया और फिर गुस्से से बोला, शिट, ये सही समय पर क्यों आ गया। मुझे उससे बात करने का मौका भी नहीं मिला। अपने पति के साथ अच्छे से घूम रही हो, है ना। मैं तुम्हें उससे दूर करके अपने कदमों में गिरा दूंगा, तब तुम्हारी खबर लूंगा। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, किसी भी तरह मैं उससे मिलकर उसे अपनी मुट्ठी में करूंगा। तभी विशाल के पास सुरेश का फ़ोन आया। उसने फ़ोन उठाया और कहा, बताइए पिताजी। कहाँ हो विशाल। मैं बाहर आया हूँ पापा। ओह ठीक है, लेकिन आज तुम्हें मंत्री जी की बेटी मिलने वाली है। उसने कहा था, मैंने उसे तुम्हारा नंबर दे दिया है। उस लड़की से मिलकर अच्छे से बात करना, समझे। विशाल बोला, ठीक है पिताजी। तभी विशाल को एक नए नंबर से फ़ोन आया तो उसने फ़ोन उठाया और कहा, कौन है। हेलो विशाल, मैं सहाना हूँ। सुरेश अंकल ने तुम्हारा नंबर दिया था। विशाल बोला, ओह हाय सहाना। हाय विशाल, कैसे हो। हाँ मैं अच्छा हूँ, और तुम। मैं भी ठीक हूँ। क्या हम मिल सकते हैं, सहाना ने पूछा। विशाल बोला, हाँ ठीक है, कहाँ मिलेंगे। सहाना ने एक पता बताया और कहा कि हम दोनों वहाँ के एक कॉफ़ी शॉप में मिल सकते हैं। ठीक है सहाना, मैं 20 मिनट में वहाँ पहुँच जाऊँगा। विशाल कॉफ़ी शॉप पहुँचा और सहाना पहले से ही एक टेबल पर उसका इंतजार कर रही थी। विशाल ने सहाना को देखा, अपने चश्मे उतारे और एक छोटी सी मुस्कान दी। सहाना ने भी विशाल को देखा और मुस्कुराते हुए उसे बुलाया। विशाल सहाना की टेबल की ओर चला, उसकी सुंदरता की प्रशंसा करते हुए, और सोच रहा था, वाह यह तस्वीर से भी ज़्यादा हॉट है। और उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया और बोला, हाय। सहाना ने पेंसिल ड्रेस पहनी थी और अपने बाल खुले रखे थे, बहुत ही सुंदर दिख रही थी। सहाना ने पूछा, हाय विशाल, क्या लोगे। तो विशाल ने कहा, कॉफ़ी बस, और कुछ नहीं। तो सहाना ने कहा, ओह ठीक है। उसने कहा और वेटर को बुलाकर 2 कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। तो क्या चल रहा है विशाल, आजकल क्या कर रहे हो। सहाना ने पूछा। अब मैं विशाल इंडस्ट्रीज का CEO हूँ सहाना। ओह, लेकिन मैंने सुना है यह तुम्हारे रिलेटिव की कंपनी है। हाँ सहाना, मेरे एक रिलेटिव ने इसे शुरू किया था, लेकिन बाद में मेरे पिता और चाचा भी साझेदार बन गए। मेरे रिलेटिव के गुजर जाने के बाद मैं सब कुछ संभाल रहा हूँ। ओह ठीक है, मुझे लगता है तुमने नाम भी बदल दिया है। सहाना ने पूछा। हाँ, पहले यह मेरे रिलेटिव की बेटी के नाम पर था और फिर हमने इसे बदल दिया। ठीक है, उसने कहा, और जैसे ही कॉफ़ी आई उसने पूछा, अच्छा विशाल, क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ। विशाल ने अपनी कॉफ़ी का एक घूंट लिया और कहा, ऐसी सुंदरता को कौन पसंद नहीं करेगा। सहाना ने एक छोटी सी मुस्कान दी, कॉफ़ी कप को पकड़ा, उसे थपथपाया और दूसरी तरफ देखते हुए कहा, तो तुम्हें मैं पसंद हूँ। विशाल बोला, सिर्फ पसंद नहीं, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। सहाना बोली, ठीक है, तो मैं पिताजी से कहूँगी कि तुम्हें भी मैं पसंद हूँ। धन्यवाद सहाना। इसमें धन्यवाद क्या, तुम्हें मैं पसंद करती हूँ और तुम्हें मैं पसंद हूँ। बस अगर मैं पिताजी से कहूँगी तो वे तारीख तय कर देंगे। विशाल बोला, ठीक है सहाना, मैं भी हमारी शादी का इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है, चले फिर। उसने पूछा, हाँ अब कहाँ जा रही हो। विशाल ने पूछा, मैं घर जा रही हूँ विशाल, पिताजी भी आज घर पर है। ओह ठीक है, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। लेकिन मेरी कार। विशाल बोला, क्या ड्राइवर है। हाँ विशाल, ठीक है, तो उसे कार घर ले जाने के लिए कह दो, मैं तुम्हें ले जाऊंगा और अंकल से भी एक बार मिल लूँगा। ठीक है विशाल, सहाना ने कहा और ड्राइवर को फ़ोन करके कार घर ले जाने के लिए कहा। ठीक है चले, विशाल ने पूछा। सहाना बोली, हाँ। दोनों कार तक आ गए। विशाल ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और सहाना विशाल के बगल में बैठ गई। जैसे ही विशाल गाड़ी चला रहा था, उसने सहाना से पूछा, तुम आजकल क्या कर रही हो। अभी मैं फ्री हूँ विशाल, मैंने अमेरिका में अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। यहाँ आने के बाद पिताजी ने कहा कि हम शादी कर लेंगे और मैंने भी हाँ कह दिया। ओह, तो क्या तुम्हें कोई नौकरी करने में दिलचस्पी है। अभी तो नहीं। क्या तुम अपने पापा की तरह राजनीति में जाने के बारे में सोच रही हो। नहीं विशाल, मुझ में इतनी पेशेंस नहीं है। सहाना हंसते हुए बोली, ठीक है ठीक है,
विशाल ने कहा और अपनी कार सहाना के घर में घुसा दी। अंदर पार्क करने के बाद सहाना कार से उतरी और कहा, आओ विशाल। हाँ, आ रहा हूँ, विशाल ने कहा और कार से उतरकर सहाना के साथ घर में चला गया। सहाना के पिता मंत्री गुरुनाथम, जो हॉल में थे, उसे देखा और पूछा, आओ बेटी, क्या तुम विशाल से मिली? सिर्फ मिली ही नहीं पिताजी, वह यहाँ भी आए हैं, उसने कहा और विशाल को दिखाया जो उसके पीछे था। विशाल ने गुरुनाथम को देखा और कहा, नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? उन्होंने पूछा। मैं ठीक हूँ अंकल, विशाल ने कहा। ठीक है, क्या लोगे, कॉफ़ी या चाय? नहीं नहीं अंकल, हमने अभी बाहर कॉफ़ी पी थी। ठीक है बेटा, कम से कम जूस तो पियो, उन्होंने कहा और नौकरों से जूस मंगवाया। धन्यवाद अंकल, उसने कहा। जूस का एक घूंट लिया और उसे रख दिया। तो क्या कहते हो, क्या तुम दोनों को यह शादी पसंद है? गुरुनाथम ने दोनों से पूछा। विशाल और सहाना दोनों मुस्कुराए और कहा, हमें पसंद है। हाँ, मैं खुश हूँ बेटा, अब बस तारीखें तय करनी है, गुरुनाथम ने खुशी से कहा। ठीक है अंकल, मैं घर पर भी बात करूँगा और फिर जाऊँगा। मैं शहर से आने के बाद से ऑफिस नहीं गया हूँ, मुझे ऑफिस जाना है। ओह ठीक है विशाल, जाओ, उन्होंने कहा। ठीक है अंकल, मैं चलता हूँ, बाय सहाना। सहाना लड़के के साथ कार तक जाओ, गुरुनाथम ने कहा। ठीक है पिताजी, सहाना ने कहा और विशाल के साथ कार तक गई। विशाल सहाना की ओर मुड़ा, उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, धन्यवाद सहाना, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, कहते हुए उसने उसके हाथ को चूमा। सहाना थोड़ा मुस्कुराई। ठीक है सहाना, मैं अब चलता हूँ, विशाल ने बाय कहा और चला गया। इधर सुमित ऑफिस में अपने काम में डूबा हुआ है। अचानक उसे बाहर से आवाज़ें सुनाई देती है और वह देखता है कि कौन है। दूसरे ब्रांच से श्रीकांत जी और लोहित इस ऑफिस में चेयरमैन से मिलने आए हैं। सब लोग खड़े होकर उनका अभिवादन करते हैं। यह देखकर सुमित खड़ा तो होता है, लेकिन अपने पिता या भाई से बात नहीं करता। श्रीकांत जी ने उस दिन सुमित को मारा था और लोहित ने फ़ोन पर उसे चिढ़ाया था। श्रीकांत जी और लोहित सुमित के कैबिन में आते हैं और जब वे मैनेजर से कुछ पूछते हैं तो वह उन्हें जवाब देता है। श्रीकांत जी सब कुछ पता करके अपने बेटे को एक बार देखकर चले जाते हैं, लेकिन लोहित नहीं जाता। सुमित पीछे से अपने भाई का कॉलर पकड़कर उसे रोकता है। लोहित पीछे मुड़कर देखता है कि क्या हो रहा है और सुमित उसके करीब खड़ा होकर कहता है, अरे उस दिन फ़ोन पर क्या बकबक कर रहा था? मैंने क्या किया भैया? इतना मासूम मत बनो, यह तुम्हारे चेहरे पर अच्छा नहीं लगता। अगर तुमने फिर से कोई बकवास की तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। तुम अपने आप को क्या समझते हो? सुमित लोहित की गर्दन को कसकर दबाता है और छोड़ देता है। हाँ मम्मी, लोहित अपनी गर्दन पकड़कर कहता है, मेरा बड़ा भाई मुझे चोट पहुंचा रहा है। मुझे आश्चर्य है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें कैसे झेलती होगी। क्या तुम्हें अभी और चाहिए? यहीं रुको। सुमित लोहित की तरफ एक कदम बढ़ाते हुए कहता है, हाँ मम्मी, मैं नहीं रुकूंगा। तुम कहाँ हो डैडी? मेरा भाई मुझे मार रहा है, और बाहर भाग जाता है। सुमित मन ही मन मुस्कुराता है और वापस काम पर लग जाता है। लोहित घबराहट में बाहर भागता है और फिर यह महसूस करते हुए कि किसी ने उसे ऐसे देख लिया होगा, खुद को संभालता है और अपने पिता की ओर स्टाइलिश तरीके से चलता है। श्रीकांत जी लोहित को देखकर पूछते हैं, सुमित क्या कर रहा है? कुछ नहीं डैडी, वो बस मुंह फुलाए हुए हैं। क्या करे, तुम दोनों में से किसी में भी मेरी खूबियाँ नहीं है, वह कहते हुए आगे चलते हैं। लोहित श्रीकांत जी के पीछे चलते हुए कहता है, क्या ऐसा है? आपने अभी क्या कहा डैडी? वह भ्रमित होकर पूछता है। मैंने तो बस सच कहा था, है ना? यह सच नहीं है, हम दोनों अपनी मम्मी पर गए हैं, इसलिए हम में आपकी खूबियाँ नहीं हैं, क्योंकि हमारी मम्मी आपसे कहीं ज़्यादा सुंदर है, इसलिए हम अपनी मम्मी की तरह दिखते हैं, लोहित कहता है। श्रीकांत जी पीछे मुड़कर लोहित को गुस्से से देखते हैं। क्या तुम मुझे जवाब दे रहे हो? अरे मैं तो बस सच कह रहा हूँ डैडी, लोहित मुस्कुराते हुए कहता है और आगे बढ़ जाता है। श्रीकांत जी इस ब्रांच में काम की प्रगति देखते हैं और फिर 2 घंटे बाद सुमित के कैबिन में दोपहर के लंच के लिए आते हैं। सुमित अपने पिता का अभिवादन करने के लिए खड़ा होता है, तभी ड्राइवर अंदर आता है और कहता है, सर मैडम ने लंच भेजा है, और उसे टेबल पर रखकर चला जाता है।
श्रीकांत मन ही मन सोचते हैं, मेरी बहू इसके लिए खाना भी यहीं भेज रही है। अच्छा अच्छा। रोहित भी उसी समय वहाँ आता है। डैडी क्या कर रहे हैं, मुझे भूख लगी है। चलो चले, मम्मी ने लंच भेजा होगा है ना। हाँ बेटा चलो, वह कहते हुए जाने के लिए पीछे मुड़ते हैं। अरे रोहित यहीं खा लो और फिर जाओ, तुम्हारी भाभी ने लंच यहीं भेजा है। सुमित कहता है यह तुम्हारे लिए है भैया, यह हमारे लिए पर्याप्त नहीं होगा, हम जाएंगे। रोहित कहता है भले ही यह सिर्फ मेरे लिए हो, वह 4 लोगों का खाना भेजती है। जाओ हाथ धोकर आओ और वापस आओ, हम खाकर जाएंगे। तुम वैसे भी भूख से नहीं रह सकते। रोहित अपने पिता की ओर देखता है, पूछता है कि क्या वे वही खा ले। वो भी हाँ में सिर हिलाते हैं। रोहित जाकर हाथ धोता है और वापस आकर बैठ जाता है। सुमित भी हाथ धोता है और अपने पिता और भाई को खाना परोसता है। फिर वह अपने लिए भी कुछ लेता है और बैठ जाता है। सभी व्यंजन देखकर रोहित कहता है वाह भैया, तुम कितने भाग्यशाली हो, हमारी भाभी तुम्हें हर रोज़ इतनी वैरायटी बनाकर भेजती है। भले ही मैं मना करूँ, वह नहीं सुनती। वह जो पसंद करती है वह भेजती है। मैं बचा हुआ खाना नीचे रहने वाले चौकीदार के परिवार को रोज़ दे देता हूँ। मेरी बहू का हाथ बहुत उदार है, श्रीकांत जी कहते हैं। श्रीकांत जी और लोहित उसे एक नज़र देखते हैं और खाना खाते रहते हैं। मौनी ने अंडे की करी, आलू फ्राई, भिंडी की सब्जी, दाल, सांभर, चटनी और दही भेजा है। तीनों पेट भरकर खाते हैं और फिर हाथ धोने के लिए उठते हैं। उनके खाने के बाद चपरासी आता है और जगह साफ करके चला जाता है। तभी मौनी सुमित को फ़ोन करती है। हेलो राम बाबू, खाना खा लिया? तुमने? हाँ अभी। आप क्या कर रहे हैं? तुम्हारे अंकल और देवर भी यहाँ हैं, हम सब ने अभी साथ में खाना खाया। ओह क्या बात है, मौनी कहती है। लोहित सुमित को देखकर पूछता है कौन है भैया, भाभी है क्या? वह उससे फ़ोन छीन लेता है और कहता है हेलो भाभी, हाय। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है और इस कहानी के आगे के पार्ट्स भी देखने हैं तो प्लीज़ ढेर सारे कमेंट्स करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।